अब्जर्व होगा? ये भी पानी में सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है। क्या दोनों सोल्यूशन मिलाने के बाद कुछ दिखेगा यहाँ? ध्यान से देखो, जब ये दोनों सॉल्युबल है तो बताओ आयन वो टूटेंगे, इधर सोडियम आयन, इधर ऑक्सलेट आयन, इधर कैल्शियम आयन, इधर क्लोराइड आयन। और जब आयन्स फ्री हो जाएंगे तो ये फ्री आयन आपस में टक्कर मारेंगे, कोलाइड करेंगे। और जब भी कोलिजन होगा तो सोडियम आयन की टक्कर क्लोराइड आयन से होगी और कैल्शियम आयन की टक्कर ऑक्सलेट से होगी। बोलो, जब ये सोडियम क्लोराइड से टकराएगा तो NaCl बन जाएगा और कैल्शियम ऑक्सलेट से टकराएगा तो कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाएगा। क्या ये पानी में सॉल्युबल है? ये सॉल्युबल है। NaCl पानी में सॉल्युबल है। क्या ये सॉल्युबल है? ध्यान से देखो, एल्कली मेटल ऑक्सलेट आयरन +2 सॉल्युबल है, बाकी कोई सॉल्युबल? तो ये सॉल्युबल नहीं है। तुमको प्रेसिपिटेट दिखाई, नोट करो, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इज फॉर्म। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इज फॉर्म। White precipitate of calcium oxalate is formed, which are insoluble in acetic acid, which are insoluble in calcium oxalate का white precipitate, calcium oxalate का white precipitate insoluble in acetic acid, oxalic acid, ammonium oxalate. The white precipitate calcium oxalate insoluble in acetic acid, comma oxalic acid, comma ammonium oxalate, but soluble in dilute HCl and dilute nitric acid. But soluble in dilute HCl and dilute nitric acid. इस कैल्शियम ऑक्सलेट की व्हाइट पीपीटी की खासियत है कि एसिटिक एसिड में सॉल्युबल नहीं है, ऑक्सैलिक एसिड में सॉल्युबल नहीं है, अमोनियम ऑक्साइड में सॉल्युबल नहीं है। सॉल्युबल किस में है? डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में। ये इसकी खासियत है इस व्हाइट प्रेसिपिटेट की। मान लो तुम सोडियम ऑक्सलेट के सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड डाल दो तो बताओ कुछ दिखेगा? कुछ हलचल होगी टेस्ट ट्यूब में? बताइए, आयंस ये आयंस आपस में टकराएंगे? हाँ, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से टकराएगा, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव से टकराएगा। हाँ, इधर क्या बनेगा? बेरियम ऑक्सलेट, और इधर से क्या बनेगा? NaCl। बता, NaCl पानी में घुल जाता है, सबको पता है नमक पानी में घुलता है, क्या ये भी घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, ये भी इनसॉल्युबल है। एल्कली मेटल ऑक्सलेट सॉल्युबल है, फेरस ऑक्सलेट सॉल्युबल है, बाकी सॉल्युबल। फिर मिलेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। हाँ, बेरियम ऑक्सलेट का व्हाइट, यहाँ कैल्शियम ऑक्सलेट का व्हाइट था, ये बेरियम ऑक्सलेट का व्हाइट है। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम ऑक्सलेट। पर लिखो तो, तुम लोग पूरा लिख तो लो, हमको पता तुम क्या पूछ रहे हो, पर लिखो तो, लिखो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम ऑक्सलेट विच इज सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम ऑक्सलेट सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, soluble in acetic acid and oxalic acid. The white precipitate of barium oxalate soluble in acetic acid and oxalic acid. आप देखो सामने, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फर्क है ये व्हाइट एसिटिक एसिड में सॉल्युबल नहीं है, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्युबल नहीं है, जबकि ये, तो मतलब इस आधार पर तुम कैल्शियम बेरियम को अलग कर लिए। और जानते हो तुम्हारा बेसिक रेडिकल में फिफ्थ ग्रुप आएगा, फिफ्थ ग्रुप में 3 रेडिकल आते हैं, कैल्शियम, सॉल्शियम, बेरियम।
अभी तो एसिड रेडिकल देख रहे हो, उसके बाद बेसिक रेडिकल आएगा। बेसिक रेडिकल में तीन, फिफ्थ ग्रुप में तीन रेडिकल आते हैं, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम और कैल्शियम को अलग करने का यही टेस्ट है। क्या कि कैल्शियम ऑक्सलेट का वाइट एस्टिक एसिड में इनसॉल्युबल है, जबकि बेरियम ऑक्सलेट का वाइट एस्टिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड में सॉल्युबल है। मतलब ये ऐसा पॉइंट है जिस पे तुम दोनों को अलग कर सकते हो। फिर कहोगे ठीक है अलग तो कर लेंगे, कि याद कैसे होगा, बोलो। तो सब यही सुना देंगे, तो बेसिक में क्या सुनाएंगे? बता, जब बेसिक रेडिकल पढ़ाएंगे तो वहां तो इसका रीजन बताएंगे ना कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन अभी तुमने देखा कि इस दोनों में फर्क है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट एस्टिक एसिड में सॉल्युबल नहीं है, जबकि ये एस्टिक एसिड में। मतलब अभी तुमने दोनों को अलग कर लिया, इसका रीजन आगे बताएंगे जब फिफ्थ ग्रुप पढ़ेंगे, कैल्शियम और बेरियम। वैसे एक डिफरेंस और बताया है, जब इसको तुम फ्लेम टेस्ट में लाओगे तो ब्रिक रेड कलर आएगा, फ्लेम टेस्ट में एप्पल ग्रीन देगा। ये भी तो है, लेकिन इसके अलावा और भी है जो हम आगे देखेंगे। अभी नोट करो उसको पहले। हाँ, सोडियम ऑक्सलेट के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो क्या होगा? हाँ बताओ, टेस्ट में कोई हलचल होगी? सिल्वर ऑक्सलेट बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा, और ऑल दी नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर, तो सोडियम नाइट्रेट भी सॉल्युबल है। क्या सिल्वर ऑक्सलेट भी सॉल्युबल होगा? बोलो। हाँ, ये भी तुमको कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखाई देगा, कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट, सिल्वर ऑक्सलेट का कर्डी व्हाइट precipitate of silver oxalate which are soluble in ammonia solution। ये कार्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर ऑक्सलेट का soluble in ammonia solution। soluble in ammonia solution। बता ऐसा क्यों? ये कार्डी व्हाइट अमोनिया में क्यों घुल गया? अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सिल्वर अमोनिया के साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जैसे कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। बताया अभी थोड़ी देर पहले, सिल्वर का ऑक्सलेट हो, सिल्वर का एसीटेट हो, सिल्वर का कोई भी कंपाउंड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, ये सब अमोनिया में घुल जाते हैं, सबके साथ सेम बात। हाँ, ये था ऑक्सलेट। अब आगे बढ़ो, फ्लोराइड, टेस्ट ऑफ फ्लोराइड। तो थक गए हो क्या? बोरिंग है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना? और ये पता है, एक चीज तुमको कोई पढ़ाएगा भी नहीं, किसी कोचिंग में, किसी इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाया ही नहीं जाता। और यहाँ तो छोड़ो, ब्लॉक वाइज भी नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ तुमको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, अब बी ब्लॉक की सारी फैमिली, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, सब मिलेगा तुमको। मतलब एनसीईआरटी कह के कोना कवर करेंगे हम। हाँ, फ्लोराइड, फ्लोराइड सॉल्युबिलिटी, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी नोट करो, फ्लोराइड्स ऑफ alkali metal, fluorides of alkali metal, fluoride of alkali metal, alkali metal, silver, mercury, aluminium, nickel, soluble in water। fluorides of alkali metal, silver, mercury, aluminium, nickel, soluble in water। फ्लोराइड का alkali metal हो, सिल्वर हो, एल्युमिनियम हो, निकल हो, ये सब पानी में सॉल्युबल, लेकिन बाकी सब हाँ अदर में अर्थ मेटल भी आता है। अर्थ मेटल फ्लोराइड
इनसॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी को याद कर लिया करो। सॉल्युबिलिटी तुमको एक लाइन याद करोगे, उसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। मतलब सॉल्युबिलिटी को याद रखना, बाकी प्रॉपर्टीज तुमको पता ही है, कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग है। मतलब इस चैप्टर में तुम्हारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, फिजिकल केमिस्ट्री सब रिवाइज होगा, सब प्रैक्टिकल एंगल से आएगा सब चीज। मतलब जो तुम सवेरे कॉपी पढ़ रहे हो वो सब सामने आ जाएगा अभी कि तुम कितना पढ़ रहे हो, ये भी दिख जाएगा हमको। हाँ, सॉल्युबिलिटी देख लिया। हाँ, अब देखो सामने इसका केमिकल टेस्ट फ्लोराइड का। अच्छा बताओ, सोडियम फ्लोराइड पानी में सॉल्युबल है कि नहीं? बोलो। एल्कली मेटल सॉल्युबल है, देखो मतलब ये पानी में सॉल्युबल है। चलो ठीक है, सॉल्युबल है। तुम इसमें डाल दो सिल्वर नाइट्रेट, क्या कुछ आंखों से दिखाई देगा? बोलो। हाँ, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सिल्वर का फ्लोराइड पानी में सॉल्युबल है। प्रेसिपिटेट तभी बनेगा जब इनसॉल्युबल होता है, तो जो सॉल्युबल है तो तुमको दिखाई देगा नहीं। ठीक है, तो चूंकि सिल्वर का फ्लोराइड क्या है? सॉल्युबल, मतलब कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी में हम कैल्शियम का क्लोराइड डाल दे तो बताइए, सोडियम आयन क्लोराइड से टकराएगा, कैल्शियम फ्लोराइड से टकराएगा, अपोजिट चार्ज आयनों की टक्कर होगी। तो जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या कैल्शियम फ्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा? हाँ बनेगा। अर्थ मेटल फ्लोराइड क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। लिखो, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। कैल्शियम फ्लोराइड का मिलेगा, लेकिन सिल्वर का फ्लोराइड प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। And this white precipitate soluble in acetic acid, soluble in acetic acid. हाँ, एक चीज लोगों को बता दे, सिल्वर और कैल्शियम के जो हैलाइड है इनकी सॉल्युबिलिटी उल्टी चलती है। कैल्शियम और सिल्वर के जो हैलाइड है इनकी सॉल्युबिलिटी जस्ट अपोजिट होती है। नोट करो जरा, बताते हैं मतलब, पहले लिख तो लो। solubility of calcium and silver halide is opposite. Solubility of calcium and silver halide is opposite. सिल्वर और कैल्शियम के हैलाइड की सॉल्युबिलिटी उल्टी है, अपोजिट। अब जैसे तुम्हारे सामने रखा है सिल्वर का फ्लोराइड, सिल्वर का क्लोराइड, सिल्वर का ब्रोमाइड, सिल्वर का आयोडाइड। पहला क्वेश्चन यहां से आएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कैल्शियम का फ्लोराइड, कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम का ब्रोमाइड, कैल्शियम का आयोडाइड। ये सिल्वर के हैलाइड है, ये कैल्शियम के हैलाइड है और सॉल्युबिलिटी दोनों की उल्टी है। अच्छा, उल्टी है तो क्या ऑर्डर है? याद करो, पहले इसका बताओ, इसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? और ये तुम लोग को बता चुके हैं, ये बता चुके हैं। यदि ये सुना होगा तो एमपी आप मिल जाएगा सर का। इसका बताओ सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ। हाँ, विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? एजी। हाँ सही बोला, सबसे ज्यादा सॉल्युबल सिल्वर का फ्लोराइड है, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। ऐसा क्यों? हाथ उठा के बोलो। बोला तुमने अंधेरे में तीर चलाया, निशाने में जा लगा हो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। देखो हाथ नहीं उठ रहा है, इसका अंधेरे में तीर चलाए हो। तो जवाब दो, जोर से बोलो। हाँ सही बोलता है, इसका साइज बड़ा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कम, सॉल्युबिलिटी कम। सबसे कम सॉल्युबल ये है और सबसे ज्यादा सॉल्युबल। और तुम्हें फजान रूल पढ़ाए थे, फजान रूल वहां भी लिखवाए थे। बताओ ऑप्शन ग्रुप का है कि पीरियड का है? सिल्वर तो कॉमन है, सिल्वर कॉमन है। वेरिएबल क्या? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और जो ग्रुप जो वेरी कर रहा, बताओ ग्रुप का ऑप्शन है ना। और ग्रुप में लगाते हैं साइज और पीरियड लगाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बताओ साइज लगेगा, आयोडीन का साइज बड़ा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा,
कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कम, सॉल्बिलिटी कम। सबसे कम सॉल्युबल ये है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल ये है। और हमने जब प्रैक्टिकल करके देखा तो एकमात्र यही पानी में घुल रहा था अच्छी तरह से, बाकी सब इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। ठीक है, इनसॉल्युबल है, लेकिन सबसे ज्यादा इनमें कंपेयर करेंगे तो ये सॉल्युबल होगा, सबसे कम सॉल्युबल होगा ये। मतलब KSP सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट सबका अलग अलग है। हाँ, पूछेगा किसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, किसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है। जिसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होती है उसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट भी ज्यादा होता है। इन चारों में किसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है? जिसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा उसका KSP भी ज्यादा। आंसर होगा ये, इन चारों में। और इसमें पूछेगा सबसे ज्यादा तो इसका हो जाएगा। बोलो आया? अच्छा देखो, सिल्वर का फ्लोराइड सॉल्युबल है, बाकी हैलाइड सॉल्युबल। कैल्शियम उल्टा कर दो, कैल्शियम का फ्लोराइड इनसॉल्युबल, बाकी हैलाइड सॉल्युबल। उल्टा होता है। तो तुमने एक पहले से निकाला, जानते हो, उसका उल्टा कर दो। तो देखो, सिल्वर का फ्लोराइड सॉल्युबल था, प्रेसिपिटेट नहीं किया। कैल्शियम का फ्लोराइड सॉल्युबल नहीं था, तभी तो प्रेसिपिटेट किया। देखो ये प्रेसिपिटेट क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है कैल्शियम फ्लोराइड। बोलो समझ में आया? हाँ, सोडियम का फ्लोराइड है, इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। बताओ कोई हलचल होगी टेस्ट ट्यूब के अंदर? क्या फ्लोराइड में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर कोई हलचल होगी? हाँ, नहीं होगी। क्यों? हाँ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, उसको डाइल्यूट डिकम्पोज, हाँ, कोई हलचल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। यदि हम इस जगह कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें तो अब किसी का मन चल रहा होगा कि आप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक कंसंट्रेट HCl डाल दीजिए। जब आपको कंसंट्रेट ही डालना है तो आप सल्फ्यूरिक जगह HCl डाल दीजिए, डाल दीजिए। जवाब दो। जवाब, जब हैलाइड का टेस्ट कर रहे हो तो हैलोजन का एसिड इस्तेमाल मत करो, और जब सल्फर का टेस्ट कर रहे हो तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल मत करो। मतलब जिस रेडिकल को तुम टेस्ट करने जा रहे हो वो रेडिकल बाहर से मत डालो, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब जो नहीं भी होगा तो टेस्ट दे देगा। आया समझ में? इसलिए हम जब हैलोजन का टेस्ट करने जा रहे हैं तो हम हैलोजन एसिड का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हर बात का रीजन है क्यों। चलो, अब चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो निश्चित इससे रिएक्ट करेगा। कंसंट्रेट है ना, ये होगा क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड का काम करेगा, और वीक एसिड का कंजुगेट बेस का काम करेगा। ये H+ देगा और ये H+ लेगा, और H+ लेके ये बनाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और बन जाएगा सोडियम सल्फेट। और याद करो, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसमें। तो जब ये बनेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से डाइमराइज हो जाएगा H2F2, और H2F2 तुमको फ्यूमिंग गैस की तरह दिखाई देगा, फ्यूमिंग धुएं की तरह गैस तुमको मिलेगी एट 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पर। मतलब फ्लोराइड में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर तुमको फ्यूमिंग गैस मिलेगी, धुएं के साथ गैस निकलेगी, और वो फ्यूमिंग गैस क्या होगी? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला H2F2 होगा। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ये डाइमराइज हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ, बोलो समझ में कैसे रिएक्शन लिखा हमने? HF कैसे बना दिया? ये एसिड का काम कर रहा है और ये बेस, ये H+ दिया, ये H+ ले लिया, और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड गैस बाहर आ गई। अच्छा, अब जो गैस निकल रही है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ही है, फ्यूमिंग गैस ही है, क्योंकि HCl की भी फ्यूमिंग गैस होती है।
HCl भी हो सकता है, बेबी हमको डाउट है, इस गैस के ऊपर हमको डाउट है कि वो हो सकता है HCl हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस फ्यूमिंग गैस को जब ऑब्जर्व करेंगे यहां पर, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड पता है ग्लास से रिएक्ट करता है। क्वेश्चन आएगा विच एसिड रिएक्ट विद ग्लास, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HI, 4 ऑप्शन दे देगा। तो जब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये ग्लास से रिएक्ट करता है, और कोई एसिड ग्लास से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये ग्लास से रिएक्ट करता है, इसलिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को अभी ग्लास बॉटल में नहीं रखा जाता। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को कभी ग्लास बॉटल में नहीं रखा जाता, क्योंकि ग्लास से रिएक्ट करता। मतलब ग्लास में क्या होता है, सिलिका, ग्लास का कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, सिलिका। तो ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ग्लास के सिलिका से रिएक्ट कर जाएगा, और जब रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। और जब ये SiO4 बनेगा तो उसकी पहचान है कि टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर तुमको ऑयल ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऑयल ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वो किसका होगा, वो होगा सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड का। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में हमको कंफ्यूजन है कि पंजेंट जो फ्यूमिंग गैस कोई और भी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, गैस को छोड़ देंगे, टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर देखेंगे। यदि टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर ऑयल ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तो समझ लेना ये HF है, और ये ड्रॉपलेट सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है। मतलब टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर तुमको ऑयल ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड का दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड टेस्ट ट्यूब के वॉल से ग्लास से रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब की दीवार पर तुमको सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड ऑयल ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगर तुम इसको और अच्छे से देखना चाहते हो, क्लियर ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो तुम क्या करो, टेस्ट ट्यूब में सैंड डाल दो, सैंड, रेत। अब पता रेत में फ्री सिलिका होता है, उसमें सिलिका ज्यादा फ्री होने की वजह से यही रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा, और जब रिएक्शन फास्ट हो जाएगा तो SiO4 की वेपर निकलने लग जाएगी। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से SiO4 की वेपर भी निकलेगी। कब, जब इसके अंदर तुम डाल दोगे सैंड पार्टिकल। नोट करो, व्हेन वी ऐड सैंड पार्टिकल इन द टेस्ट ट्यूब, when we add sand particle in the test tube, when we add sand particle in the test tube, the vapor of silicon tetrafluoride evolve. The vapor of silicon tetrafluoride evolve. यही SiO4 ऑयल ड्रॉपलेट वेपर के रूप में टेस्ट ट्यूब के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। फिर हम कैसे जाने कि सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड की वेपर बाहर आ रही है, इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर पानी से भीगा ग्लास रॉड रख देंगे। ग्लास रॉड है, पानी से भीगा हुआ है, ग्लास रॉड पानी से भीगा हुआ ग्लास रॉड इसके माउथ पर रख देंगे, तो होगा क्या, ये SiO4 पानी से रिएक्ट कर जाएगा। ग्लास रॉड के ऊपर पानी है, पानी से भीगा ग्लास रॉड है, तो ये वाटर SiO4 से रिएक्ट कर जाएगा। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड की वाटर के साथ होगी हाइड्रोलिसिस। क्या बनेगा बता चुके हैं, जवाब दो, कॉपी पढ़ रहे हो ना सवेरे, हिसाब दो, क्या बनेगा बता चुके हैं। कहां पर है केमिकल बॉन्डिंग, सिडविक रूल्स ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी, याद आ रहा है, सिडविक रूल्स ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी पढ़ाते समय हमने इसका जिक्र किया है। हमने ये कहा था कि जो एलिमेंट थर्ड पीरियड का होता है वो अपनी मैक्सिमम वैलेंसी 6 तक जा सकता है। बताओ इसकी वैलेंसी कितनी है, मतलब इसकी 6 हो सकती है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी है। तो होगा क्या, ये अपनी वैलेंसी 6 मेंटेन रखने के लिए इस सिलिकॉन के ऊपर इस वाटर का अटैक हो जाएगा। ये समझो SiO4। ये देखो SiO4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड
हाँ, इसमें सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी 4, जबकि वैलेंसी हो सकती 6। अभी 2 वैलेंसी एक्सटेंड कर सकता है, तो इस सिलिकॉन के ऊपर 2 वाटर का अटैक होगा। एक अब सामने से आएगा, एक पीछे से अटैक करेगा। ये अपना लोन पर जाके इसके वैकेंटी में डाल देगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। अच्छा, देने वाला न्यूट्रल, लेने वाला भी न्यूट्रल, लेन देन के बाद दोनों पे चार्ज आएगा। ये दे के ये ले के नेगेटिव हो जाएगा। वही यहां भी होगा, इसने भी दिया इसने लिया, तो ये दे के पॉजिटिव और ये ले के होगा नेगेटिव। अच्छा, जिस एटम में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बताओ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और खींचा ताने में बॉन्ड पूरा टूट के ऑक्सीजन के खाते में चला आएगा और यहां से H+ आयन बाहर। ठीक। अच्छा, इस पर नेगेटिव चार्ज आने से सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो जाएगी, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। सिलिकॉन की कम हो गई, सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन खींचने में कमजोर है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने में ताकतवर है। तो फ्लोरीन सिलिकॉन की कमजोरी का फायदा उठाएगा और पूरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेके यहां से चंपत हो जाएगा और ये फ्लोराइड आयन इस H+ आयन से मिलके क्या बनाएगा, HF। मतलब यहां से HF निकलेगा और ये सिलिकॉन जाके OH से जुड़ जाएगा। सेम यही खेल इधर से भी होगा। बोलो क्या बन जाएगा, SiF(F)OH OH। बताओ वैलेंसी 6 हो गई थी, लेकिन हर एलिमेंट का नेचर होता है कि रिएक्शन के दौरान अपनी वैलेंसी मेंटेन रखता है। पहले भी 4 था, अब भी 4 हो गया, फिर 4 हो गया। हाँ, लेकिन 6 तक जा सकता है। इस पर 2 वाटर का फिर अटैक होगा, फिर 2 वाटर का अटैक होगा, फिर इसकी वैलेंसी 6 होगी, फिर वही खेल रिपीट होगा और एक एक करके सारे फ्लोरीन हट जाएंगे और 4 OH आ जाएंगे और इसका नाम है सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड बन जाएगा और ये सिलिसिक एसिड तुमको ग्लास रॉड पर व्हाइट जेलेटिन लेयर के रूप में दिखाई देगा। कहने का मतलब, यदि हम टेस्ट ट्यूब के माउथ पर पानी से भीगा ग्लास रॉड रखेंगे तो टेस्ट ट्यूब के ऊपर तुमको व्हाइट जेलेटिन लेयर दिखाई देगी। किसकी? इसका नाम है सिलिसिक एसिड, SiLiCic एसिड, सिलिसिक एसिड। नोट करो, by holding the moist glass rod at the mouth of test tube, by holding the moist glass rod at the mouth of test tube, by holding the moist glass rod at the mouth of test tube,